नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। तो आज मैं सुनाने वाली हूँ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी काबुलीवाला। आशा है ये कहानी आप सभी को अच्छी लगेगी। तो कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी 5 बरस की छोटी बेटी मिनी बिना बोले पल भर भी नहीं रह सकती। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसे केवल 1 वर्ष का समय लगा था। उसके बाद से जब तक वह जागती रहती है, एक पल भी मौन नहीं रह सकती। उसकी माँ बहुत बार डांटकर उसे चुप करा देती है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता। चुपचाप बैठी मिनी देखने में इतनी अस्वाभाविक लगती है कि मुझे बहुत देर तक उसका चुप रहना सहन नहीं होता। इसलिए मेरे साथ उसका वार्तालाप कुछ उत्साह के साथ चलता है। सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद में हाथ लगाया ही था कि मिनी ने आते ही बात छेड़ दी। पिताजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता था। वह कुछ नहीं जानता है ना? संसार की भाषाओं की विभिन्नता के संबंध में उसे जानकारी देने के लिए मेरे प्रवृत्त होने के पहले ही वे दूसरे प्रसंग पर चली गई। देखो पिताजी, भोला कह रहा था कि आकाश में हाथी सूंड से पानी डालता है, उसी से वर्षा होती है। मैयारी, भोला कैसी बेकार की बातें करता रहता है, खाली बकबक करता रहता है, दिन रात बकबक लगाए रहता है। इस बारे में मेरी हाँ ना की तनिक भी प्रतीक्षा किए बिना वह अचानक प्रश्न कर बैठी। पिताजी, माँ तुम्हारी कौन होती है? मन ही मन कहा, साली। ऊपर से कहा, मिनी जा तू भोला के साथ खेल, मुझे इस समय काम है। तब वह मेरे लिखने की मेज के किनारे मेरे पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी तेजी से अगड़म बगड़म कहते हुए खेलने लगी। मेरे 17वें परिच्छेद में उस समय प्रताप सिंह कांचनवाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार के ऊंची खिड़की से नीचे बहती हुई नदी के जल में कूद रहे थे। मेरा कमरा सड़क के किनारे था। सहसा मिनी आगड़ुम बागड़ुम का खेल छोड़कर जंगले की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैले से ढीले ढाले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, पीठ पर झोली लिए, हाथों में अंगूरों के 2-4 बक्स लिए एक लंबा काबुली वाला सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। उसे देखकर मेरी कन्या के मन में कैसे भाव उठे यह कहना कठिन है। उसने उसको ऊंची आवाज में बुलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए एक आफत आ खड़ी होगी। मेरा 17वां परिच्छेद अब पूरा नहीं हो सकता। किंतु मिनी की पुकार पर ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, ज्यों ही झपट कर घर के भीतर भाग गई। उसका नाम निशान भी ना दिखाई पड़ा। उसके मन में एक तरह का अंधविश्वास था कि उस झोली के भीतर खोज करने पर उसके समान 2-4 जीवित मानव संतान मिल सकती हैं। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। मैंने सोचा, यद्यपि प्रताप सिंह और कांचनमाला की अवस्था अत्यंत संकटापन्न है, तथापि आदमी को घर पर बुला लेने के बाद उससे कुछ ना खरीदना शोभा नहीं देता। कुछ खरीदा। उसके बाद 2-4 बातें हुई। अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज आदि को लेकर सीमांत प्रदेश की रक्षा नीति के संबंध में बातचीत होने लगी। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के भय को समूल नष्ट कर देने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मेरी देह से सटकर काबुली के चेहरे और झोली की ओर संदिग्ध दृष्टि से देखती रही। काबुली उसे झोली में किशमिश खुबानी निकाल कर देने लगा, पर उसे लेने के लिए वह किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने संदेह से मेरे घुटने से सट कर रह गई। प्रथम परिचय
इस प्रकार पूरा हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा मेरी पुत्री मिनी द्वार के पास बेंच के ऊपर बैठकर अनर्गल बातें कर रही है और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है तथा बीच बीच में प्रसंगानुसार अपना विचार भी मिश्रित बांग्ला में प्रकट कर रहा है। मिनी को अपने 5 वर्षीय जीवन की अभिज्ञता में पिता के अतिरिक्त ऐसा धैर्यवान श्रोता कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया, अब फिर मत देना। और मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। बिना संकोच के अठन्नी लेकर उसने झोली में रख ली। घर लौटकर देखा उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ सफ़ेद चमचमाते हुए गोलाकार पदार्थ को लेकर कड़वे स्वर में मिनी से पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी है। उसकी माँ कह रही थी, काबुली वाले से अठन्नी लेने तू क्यों गई? मिनी ने रोनी की सूरत बनाते हुए कहा, मैंने मांगी थोड़ी ही थी, उसने स्वयं दी। मैंने आकर इस आसन्न विपत्ति से मिनी का बचाव किया और उसे बाहर ले गया। पता लगा काबुली वाले के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात हो ऐसा नहीं है। इस बीच में उसने प्रायः प्रतिदिन आकर घूस में पिस्ता बादाम देकर मिनी के नन्हे लुब्ध हृदय पर बहुत कुछ अधिकार कर लिया है। मालूम हुआ उन 2 मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और परिहास प्रचलित हैं। जैसे रहमत को देखते ही मेरी कन्या हंसते हंसते पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। अर्थात उसकी झोली में एक हाथी है। उसकी हंसी का यह गूढ़ रहस्य था। यह रहस्य बहुत ज्यादा गूढ़ था, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इस परिहास से दोनों ही काफी विनोद का अनुभव करते रहते और शरत काल के प्रभात में एक वयस्क और अप्राप्त वयस्क शिशु का सरल हास्य देखकर मुझे भी अच्छा लगता। उनमें एक और बात भी प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, मुन्नी तुम क्या कभी ससुराल नहीं जाओगी? बंगाली परिवार की लड़की जन्मकाल से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती है, किंतु हमारे कुछ आधुनिक ढंग के लोग होने के कारण बालिका को ससुराल के संबंध में परिचित नहीं कराया गया था। इसलिए वह रहमत के प्रश्न को ठीक से नहीं समझ पाती थी। फिर भी प्रश्न का कुछ न कुछ उत्तर दिए बिना चुप रह जाना उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वह उलटकर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के प्रति घूंसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी एक अपरिचित जीव की दुर्वस्था की कल्पना करके खूब हंसती। शुभ्र शरतकाल था। प्राचीन काल में राजे महाराजे इसी ऋतु में दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया, किंतु इसी से मेरा मन पृथ्वी भर चक्कर काटता फिरता है। मैं मानो अपने घर के कोने में चिर प्रवासी हूँ। बाहर के जगत के लिए मेरा मन सदा व्याकुल रहता है। विदेश का कोई नाम सुनते ही मेरा मन दौड़ पड़ता है। उसी प्रकार विदेशी व्यक्ति को देखते ही नदी पर्वत अरण्य के बीच कुटी का दृश्य मन में उदित होता है और एक उल्लासपूर्ण स्वाधीन जीवन यात्रा की बात कल्पना में साकार हो उठती है। दूसरी ओर मैं ऐसा उद्भिद स्वभाव का हूँ कि अपना काम छोड़कर बाहर निकलते ही सिर पर वज्राघात हो जाता है। इसलिए सुबह अपने छोटे कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली वाले के साथ बातचीत करके भ्रमण का मेरा काफी काम हो जाता। दोनों ओर दुर्गम दग्ध रक्त वर्ण उच्च गिरी श्रेणी, बीच में संकीर्ण मरुपथ, भार से लदे ऊंटों की चलती हुई पंक्ति, साफा बांधे वणिक, पथिकों में से कोई पैदल, किसी के हाथ में बल्लम, किसी के हाथ में पुरानी चाल की चकमक जड़ी बंदूक। काबुली वाला मेघ मंद्र स्वर में टूटी फूटी बांग्ला में
अपने देश की बातें कहता और मेरी आंखों के सामने उसकी तस्वीर आ जाती। मिनी की माँ बड़े शंकालु स्वभाव की महिला थी। रास्ते में कोई आवाज सुनते ही उन्हें लगता दुनिया के सारे पियक्कड़ उन्हीं के घर को लक्ष्य बनाकर दौड़े चले आ रहे हैं। यह पृथ्वी सर्वत्र चोर, डकैत, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, शूक कीट, तिलचट्टों और गोरों से परिपूर्ण है। इतने दिन, बहुत अधिक दिन नहीं, धरती पर वास करने पर भी यह विभीषिका उनके मन से दूर नहीं हुई थी। रहमत काबुली वाले के संबंध में वे पूर्ण रूप से निसंशय नहीं थी। उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए उन्होंने मुझसे बार बार अनुरोध किया था। उनके संदेह को मेरे हंसकर उड़ा देने के प्रयत्न करने पर उन्होंने मुझसे एक एक करके कई प्रश्न पूछे। क्या कभी किसी के बच्चे चुराए नहीं जाते? काबुल देश में क्या दास व्यवसाय प्रचलित नहीं है? क्या एक भीम काय काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना नितांत असंभव है? मुझे स्वीकार करना पड़ा, बात असंभव हो ऐसा तो नहीं, किंतु अविश्वसनीय है। पर विश्वास करने की शक्ति सब में समान नहीं होती, इसीलिए मेरी पत्नी के मन में भय बना रहा। किंतु मैं इस कारण निर्दोष रहमत को अपने घर आने से मना ना कर सका। प्रतिवर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। उस समय कोलकाता में वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में बहुत व्यस्त रहता। दूर दूर घूमना पड़ता, पर फिर भी वह मिनी को एक बार दर्शन दे जाता। देखने पर सचमुच ऐसा लगता मानो दोनों में कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वह सवेरे ना आ पाता, उस दिन देखता कि वह संध्या को आ पहुंचा है। अंधेरे में कमरे के कोने में ढीला ढाला कुर्ता पजामा पहने झोला झोली वाले उस लंबे आदमी को देखने पर मन में सचमुच ही अचानक एक आशंका उठने लगती। किंतु जब देखता कि मिनी काबुली वाले ओ काबुली वाले कहती हंसती हुई दौड़ी चली आती है एवं उन दो असमान अवस्था वाले मित्रों में पुराना सरल परिहास चलता रहता है, तो मन प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा प्रूफ संशोधन कर रहा था। विदा होने के पहले आज 2-3 दिन में जड़ा खूब कंपकपा रहा था। चारों ओर एकाएक सितकार मच गई थी। जंगले को पार करके सुबह की धूप टेबल के नीचे आकर मेरे पैरों पर पड़ रही थी। उसकी गर्माहट बड़ी मीठी लग रही थी। लगता है 8 बजे का समय रहा होगा। सिर पर गुलबंद लपेटे तड़के टहलने वाले प्राय सभी सवेरे की सैर पूरी करके घर लौट आए थे। तभी सड़क पर जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा 2 पहरेदार अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर तथा कपड़ों पर खून के दाग हैं और एक पहरेदार के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने दरवाजे के बाहर आकर पहरेदारों को रोककर पूछा, मामला क्या है? कुछ रहमत से सुनकर मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसको छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे को लक्ष्य करके भांति भांति की अश्रव्य गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले ओ काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा कौतुकपूर्ण हंसी से प्रफुल्लित हो उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के संबंध में उनकी नियमित चर्चा नहीं चल सकी। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। देखा उत्तर मिनी को विनोदपूर्ण नहीं लगा। तब वह अपने हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। घातक प्रहार करने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। उसकी बात करीब करीब भूल गया। हम जिस समय घर में बैठकर सदा के समान नित्य नियमित काम एक के बाद एक दिन
काट रहे थे, उस समय एक स्वाधीन पर्वतचारी पुरुष कारा प्राचीर में किस प्रकार वर्ष बिता रहा था, यह बात हमारे मन में उठी भी नहीं। और चंचल हृदय मिनी का आचरण तो अत्यंत लज्जाजनक था। यह उसके पिता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उसने स्वच्छंदता पूर्वक अपने पुराने मित्र को भुलाकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्रता स्थापित की। बाद में धीरे धीरे ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ने लगी, त्यों-त्यों सखा के बदले एक एक करके सखियां जुटने लगी। यही नहीं, अब वह अपने पिता के लिखने पढ़ने के कमरे में भी नहीं दिखाई पड़ती थी। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार से कुट्टी ही कर ली थी। न जाने कितने वर्ष बीत गए और एक शरत काल आया। मेरी मिनी का विवाह संबंध निश्चित हो गया। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह होगा। कैलाश वासिनी के साथ साथ मेरे घर की आनंदमयी भी पितृभवन में अंधेरा करके पति गृह चली जाएगी। अत्यंत सुहावना प्रभात था। वर्षा के बाद शरद की नई धुली धूप ने जैसे सुहागे में गलाए हुए निर्मल सोने का सा रंग धार लिया हो। यही नहीं, कलकत्ता की गलियों के भीतर के घुटनदार जर्जर ईंटों वाले सटे हुए मकानों पर भी इस धूप की आभा ने एक अपूर्व लावण्य बिखेर दिया था। आज मेरे घर में रात बीतते बीतते ही शहनाई बज उठी थी। वह बांसुरी मानो मेरे हृदय के अस्थि पिंजर में से क्रंदन करती बज रही हो। करुणा भैरवी रागनी मेरे आसन्न वियोग व्यथा को शरद की धूप के साथ समस्त संसार में व्याप्त कर रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही बड़ी भीड़ भाड़ थी। लोग आ जा रहे थे। आंगन में बांस बांधकर मंडप ताना जा रहा था। घर के कमरों और बरामदों में झाड़ टांगने की ठक ठक आवाज हो रही थी। शोरगुल का अंत न था। मैं अपने लिखने के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। ना तो उसके पास वह झोली थी, ना उसके वे लंबे बाल थे और ना उसकी देह में पहले जैसा तेज था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब आया? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। कभी किसी खूनी को प्रत्यक्ष नहीं देखा था। इसे देखकर सारा अंतःकरण जैसे संकुचित हो गया। मन हुआ आज के इस शुभ दिन पर यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मैं कुछ व्यस्त हूँ, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह तत्काल चले जाने को उद्यत हुआ। अंत में दरवाजे के पास पहुंचकर थोड़ा इधर उधर देख करके बोला, क्या एक बार मिनी को नहीं देख सकूंगा? कदाचित उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी। मानो उसने सोचा हो मिनी अब भी पहले की ही भांति काबुली वाले और काबुली वाले कहती दौड़ी आएगी। उनकी उस अत्यंत उत्सुकतापूर्ण पुरानी हंसी विनोद की बातों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। यही नहीं, पुरानी मित्रता का स्मरण करके वह शायद अपने किसी स्वदेशीय मित्र से मांग जांचकर एक डिब्बा अंगूर और कागज के ढोंगे में थोड़े से किशमिश बादाम जुटा लाया था। उसकी वह अपनी झोली अब नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में काम है, आज और किसी से भेंट नहीं हो सकेगी। वह मानो कुछ दुखी हुआ। चुपचाप खड़े खड़े एक बार स्थिर दृष्टि से उसने मेरे मुख की ओर देखा, फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसी एक व्यथा का अनुभव हुआ। सोच रहा था कि उसको वापस बुलवा लूं, तभी देखा कि वह स्वयं लौटा चला आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मिनी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर दाम देने के लिए मेरे तैयार होते ही उसने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बोला, आपकी बड़ी कृपा है, मुझे सदा याद रहेगी। मुझे पैसा मत दीजिए बाबू। जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है, उसी तरह देश में मेरे भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारे मिनी के लिए
थोड़ी बहुत मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। यह कहते हुए उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते में हाथ डालकर कहीं छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाला और बड़े यत्न से उसकी तह खोलकर दोनों हाथों से मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा, कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। फोटोग्राफ नहीं, तैलचित्र नहीं। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले दी गई थी। कन्या के इस स्मरण चिन्ह को छाती से लगाए रहमत हर साल कोलकाता की सड़कों पर मेवा बेचने आता, मानो उस सुकोमल नन्हे शिशु हस्त का स्पर्श मात्र उसके विराट विरही वक्ष में सुधा संचार करता रहता हूँ। देखकर मेरी आंख छलछला आई। वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं एक संभ्रांत वंशीय बंगाली। उस समय मैं भूल गया। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। उसकी पर्वत ग्रह वासिनी नन्ही पार्वती की उस हस्तछाप ने मुझे भी अपनी मिनी का स्मरण दिला दिया। मैंने तत्काल उसे भीतर से बुलवाया। अंतापुर में इस बात पर बहुत सी आपत्तियां की गई, किंतु मैंने उन पर कोई ध्यान ना दिया। लाल चेली पहने, माथे पर चंदन लगाए वधु वेशनी मिनी सलज्ज भाव से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर पहले तो काबुली वाला सक पका गया। अपना पुराना वार्तालाप नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मिनी, तू ससुराल जाएगी? मिनी अब ससुराल का अर्थ समझती थी। इस समय वह पहले के समान उत्तर नहीं दे सकी। रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। जिस दिन काबुली वाले से मिनी की पहली भेंट हुई थी, मुझे उस दिन की बात याद हो आई। मन न जाने कैसा व्यथित हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया कि उसकी पुत्री भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। उसके साथ भी नया परिचय करना होगा। वह उसे बिल्कुल पहले जैसी नहीं मिलेगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कौन जानता है। सवेरे के समय शरतकालीन स्निग्ध सूर्य की किरणों में शहनाई बजने लगी। रहमत कोलकाता की किसी गली में बैठकर अफगानिस्तान के किसी मरु पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसे दिया। कहा, रहमत, तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। इन रुपयों का दान करने के कारण हिसाब में से उत्सव समारोह के 2-1 अंग छांट देने पड़े। जैसी सोची थी बिजली की वैसी रोशनी नहीं की जा सकी। फौजी बैंड भी न आ सका। अंतापुर में स्त्रियां बड़ा असंतोष प्रकट करने लगी, किंतु मंगल आलोक से मेरा शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। इसके साथ ही यह कहानी समाप्त होती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।